हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट सेकंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आखिरकार सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमें पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। सिर्फ और सिर्फ हम गैसेस के बारे में ही हम क्यों पढ़ रहे हैं। सॉलिड भी तो पढ़ सकते हैं, लिक्विड भी तो पढ़ सकते हैं, सिर्फ गैसेस पढ़ने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो 1815 के टाइम में तो सिर्फ उस टाइम जो है जो सबसे छोटा पार्टिकल था वो था हमारा एटम। मतलब उस समय डाल्टन का सिद्धांत चलता था कि एटम जो है वो एक अविभाज्य कण है। तब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में कोई नहीं जानता था। तो उस टाइम की ही बात है। तो सॉलिड, जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर 3 तरह के होते हैं, एक सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो उस समय प्लाज्मा वगैरह का भी कोई जिक्र नहीं था, मतलब उसकी खोज नहीं हुई थी। तो इस तरह से सॉलिड के बारे में आप जानते होंगे कि सॉलिड का शेप एंड साइज निश्चित नहीं होता है, मतलब निश्चित होता है। और लिक्विड जो होता है उसमें भी आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन निश्चित होता है। तो इस तरह से सॉलिड और लिक्विड के बारे में थोड़ा सा उसकी स्टडी करना लोगों को हार्ड पड़ रहा था। और गैसेस का क्या होता है, आप जिस बर्तन में डालेंगे वो उसी का आकार ले लेता है। अब गैस के बारे में ना तो उसका सॉलिड मतलब ना तो उसका जो है शेप फिक्स है, ना साइज फिक्स है। तो इस तरह से गैस के बारे में स्टडी करना लोगों को ईजी लगा। इसीलिए लोगों ने, मतलब हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने गैस की स्टडी करना ज़्यादा ज़्यादा अच्छा समझा। तो इसलिए उन्होंने गैस की स्टडी की और उसके बारे में अपने कुछ थ्योरीज दिए। जैसे इसमें बॉयल्स लॉ पढ़ना है आपको इस चैप्टर में, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ना है, चार्लेस लॉ पढ़ना है। इस तरह से बहुत सारी थ्योरीज आपको इसमें पढ़नी है, जो कि एग्ज़ाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर। हमको आज पढ़ना है एजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की एजम्पशन क्या है। एजम्पशन का मतलब होता है जो कि रियलिटी में, वास्तव में तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं। एजम्पशन मतलब एक धारणा बना लेते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन इन रियलिटी जब आप उसे जैसे एक्सपेरिमेंटली देखेंगे तो वो होता नहीं है, बस मान लिया जाता है। जैसे मैथ में हम कुछ सपोज कर लेते हैं, बाद में हम प्रूव भी करते हैं, लेकिन पहले तो सपोज करते ही हैं। तो हम जैसे कहते नहीं है मैथ वाले कि हम कुछ भी मान सकते हैं, तो उसी तरह से एजम्पशन का भी हाल है कि वो होता नहीं है रियलिटी में, लेकिन मान लिया जाता है। तो इसके कुछ एजम्पशन है जो कि हमें पढ़ने हैं, यह भी एग्जाम के बेसिस से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आते हैं हम अपने टॉपिक पर। देखते हैं पहला एजम्पशन क्या है। एनी गैसेज हैव लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। पहला एजम्पशन है कि जो जितने भी गैसेज हैं उनके पास लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब उनके पास मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज़्यादा है। जब आप एक मोल बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसी को एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि किसी गैसेस में कितने मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। जब एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, इतने मतलब 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक गैस का कंटेनर यदि आप लेंगे तो उसमें न जाने कितने मोल अणु होते हैं, मतलब कितने मोल एटम्स उसमें होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक गैस के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। तो इस तरह से पहला एजम्पशन है एनी गैसेस हैव लार्ज नंबर ऑफ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। सेकंड है गैस मॉलिक्यूल्स कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट मास। मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स को हम इस एजम्पशन में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में, हम उसे एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट करेंगे। तो जैसे हमने 2 पॉइंट मास लिया है जिनके बीच की जो दूरियां हैं 3 इंटू 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 3 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका पॉइंट मास कितना छोटा होगा, गैस मॉलिक्यूल्स कितने छोटे होंगे। तीसरा है मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर इन ए स्टेट ऑफ रैंडम मोशन एंड मॉलिक्यूल कैन मूव इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन एंड ऑल पोजिशन आर इक्वली प्रोबेबल। इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक रैंडम मोशन में मतलब रैंडमली मोशन करते हैं। जैसे आप बोलते हैं जिग जैग मोशन, मतलब वो किसी भी तरफ घूम सकते हैं, चाहे इधर चाहे उधर, उनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है। तो इस तरह से वो हर डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। और क्या है, इनकी जो पोजीशन है वह इक्वली प्रोबेबल है, यानी कि आप जानते होंगे जब किसी गैसेस को जिस बर्तन में आप रखेंगे वह उसी का आकार ले लेते हैं। तो उनकी एक तरह से वह, उन्हें जिस बर्तन में ढाला जाता है वो उसी में ढल जाते हैं। तो उनका कुछ डायरेक्शन फिक्स नहीं रहता है, उनकी पोजीशन भी एक तरह से फिक्स नहीं रहती है। तो इस तरह से थर्ड एजम्पशन हो गया। अब फोर्थ है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड गैस मॉलिक्यूल्स डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। मतलब जब एक्सटर्नल फील्ड नहीं होगा,
कंटेनर जैसे आपने कोई लिया, उसमें आपने गैसेस को रखा, तो उसमें अगर एक्सटर्नल फील्ड नहीं है तो मॉलिक्यूल्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, मतलब समान रूप, यूनिफॉर्म का मतलब होता है समान रूप से वह वितरित हो जाएंगे। और एक बात आप याद रखेंगे, नोट कर सकते हैं आप इसे, कि जब आप मतलब कोई कंटेनर लेते हैं और उसमें आप रियल गैस रखते हैं तो रियल गैस जो है वह नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और आइडियल गैस जो है वह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब आप बोलेंगे कि आइडियल गैस क्या है, रियल गैस क्या है? आइडियल गैस मतलब जैसे आपने इसका इक्वेशन, दोनों के इक्वेशन अलग अलग होते हैं और दोनों अलग अलग गैसेस भी होती हैं। आइडियल गैस अलग होता है, रियल गैस अलग होता है। अभी आपको अगली यूनिट में पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो उसमें आपको आइडियल गैस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आइडियल गैस जो होती है वो बॉयल और चार्ल्स के नियम का पालन भी करती है। अब आप कहेंगे बॉयल और चार्ल्स नियम क्या है, तो आगे के लेक्चर में हम इसको भी बताएंगे, जो कि ये नियम आपको इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। 5वां जंक्शन है, देयर इज नो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस बट व्हेन दे कोलाइड विथ ईच अदर देन दे इजेक्ट फोर्स ऑन ईच अदर। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स तो कार्य नहीं करता है, मतलब जैसे अट्रैक्शन फोर्स, रिपल्सन फोर्स, ये सभी तो कार्य नहीं करते हैं गैसेस के बीच में, लेकिन जब वो कोलाइड करते हैं, कोलाइड का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाना, ये कोलाइड है। तो जब वे दोनों, मतलब जब गैस के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं तो वो एक तरह की फोर्स को इजेक्ट करते हैं। तो यही इसका एजम्पशन है कि मतलब जब उनके बीच में तो कोई फोर्स होता ही नहीं है, लेकिन जब वो कोलाइड करते हैं तो एक तरह का फोर्स वो इजेक्ट करते हैं। तो 6वां है, कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर परफेक्टली इलास्टिक। मतलब जब कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में तो वह परफेक्टली इलास्टिक होते हैं, मतलब पूर्णतः प्रत्यास्थ होते हैं, जैसे तनते रहते हैं। जैसे कोलिजन होता है तो वो पूर्णतः तनते रहते हैं। तो आप कह सकते हैं वी कैन से दैट मॉलिक्यूल्स आर इलास्टिक स्फीयर, इट मीन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन। मतलब हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स एक स्फीयर की तरह होते हैं, इलास्टिक स्फीयर की तरह। इसका मतलब है उनके बीच में जब वो कोलिजन करते हैं तो एनर्जी का लॉस नहीं होता है। और 7वां है, ऑल मॉलिक्यूल्स मूव विथ डिफरेंट वेलोसिटी लिमिटिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। मतलब जो सभी मॉलिक्यूल्स हैं वह डिफरेंट वेलोसिटी के साथ घूमते रहते हैं, मतलब उन सबकी वेलोसिटी जो है वो अलग अलग होती है और उनके पास वेलोसिटी भी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है। मतलब 0 और इन्फिनिटी नहीं होती है, लेकिन 0 से इन्फिनिटी तक, मतलब एक तरह से अनंत वेलोसिटी हो सकती है उसमें। 8वां है, वी विल निगलेक्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। मॉलिक्यूल्स के बीच में हम ग्रेविटी के इफेक्ट को निगलेक्ट कर देंगे। अब आप कहेंगे कि क्यों निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उनके बीच में वो 10⁻43 न्यूटन होता है और जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो 10⁻13 न्यूटन होता है। तो 10⁻43 10⁻30 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा ही छोटा है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। और 9वां है, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज निग्लेजिबल इन कंपेयर टू ड्यूरेशन बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। इसका मतलब होता है जब दो अणुओं के बीच में टक्कर होता है, मतलब जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं तो उनमें लगा समय, और जब दो क्रम से जो मतलब बगल बगल के जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उनमें लगा समय, उसके कंपैरिजन में हम जब जो पहले वाले करते हैं, जैसे जो यहाँ से आए कहीं से भी आके कोलाइड करने लगते हैं, उसको निगलेक्ट कर देते हैं। उसके कंपैरिजन में जो क्रमिक मतलब सक्सेसिव कोलिजन जो होता है उसके कंपैरिजन में हम जो नॉर्मली वैसे ही आके कोलाइड करते हैं उनको हम निग्लेजिबल कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अजम्पशन क्या है। तो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है और बॉयल्स लॉ क्या है। इन सभी मतलब जो छोटे छोटे डिफिनीशंस हमारे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं तो उन सभी को हम आगे देखेंगे। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।